Good evening, class. In your chemistry class, we were studying the chapter 6, thermodynamics. In the previous class, what I have taught you is about the intensive and extensive property and also about the enthalpy. Okay, in the enthalpy, we have learned that how the H is related with the U and pressure and volume. And also we have derived some equations also, and I have asked you all of you to solve the internal questions of your exercises. Okay, so among this, one student has asked me the doubt of the internal question, that is question 6.5 of your in-text question. The question is, if water is assumed to be a perfect gas, if water vapor, okay, so molar enthalpy change for a vapor is for 1 mole is at 1 bar and 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 केल्विन पर मोल. तो आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है अगर आप 1 मोल वाटर को वेपराइज करते हो. ठीक है, यानी क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आप H2O इसको वेपराइज कर रहे हो, यानी H2O लिक्विड को H2O गैस में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो. ठीक है. सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे एंथैल्पी चेंज दिया गया है, यानी डेल्टा H आपको दिया गया है. डेल्टा H इज 41 किलो जूल पर मोल आपको दिया गया. And it is asking you to calculate the change in internal energy. It means delta U. Now one thing, let me tell you that we have learned two derivations of enthalpy change, that is delta U plus P delta V, and also delta H is equal to delta U plus delta NG R T. ठीक है, G थोड़ा स्मॉल रहेगा, R T. ठीक है. अब हमको इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन लगाना है ये हमको पहचानना होगा. सो वन थिंग लेट मी मेक यू क्लियर कि हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर 1 बार दिया गया, नो प्रॉब्लम. हमको नंबर ऑफ मोल्स भी दिया गया है 1. ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1. हमको टेम्परेचर दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, पर हमें वॉल्यूम नहीं दिया गया है. ये बात याद रखिएगा कि हमें वॉल्यूम नहीं दिया गया है. इट मींस हमें ये वाला इक्वेशन नहीं लगाना है, ये वाला इक्वेशन क्या करना है, यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरनल एनर्जी चेंज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. किसमें केल्विन कन्वर्ट करोगे, केल्विन में. दैट यू हैव टू ऐड 273 केल्विन because 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. So 100 degree Celsius will be 100 plus 273 यानी 373 Kelvin के बराबर रहेगा. ठीक है, तो आप लोग इसमें टेम्परेचर चेंज कर सकते हो और यू माइट फाइंड दिस इज द सॉल्यूशन कि उन्होंने चेंज किया है कि नहीं किया है, क्योंकि कभी कभी यूनिट की वजह से भी ये डिफर कर जाता है. तो अगर उन्होंने चेंज नहीं किया है तो आप डायरेक्टली 100 डिग्री भी रख सकते हो, और अगर चेंज किया है तो आपको चेंज ऐसे करना है. ठीक है, सो आपके पास डेल्टा H है 41, डेल्टा U आपको फाइंड आउट करना है, प्लस Ng आपके पास 1 है. R की वैल्यू आप क्या यूज करोगे वो डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर क्या लेना चाह रहे हो. ठीक है, टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हो तो R की वैल्यू कुछ और रहेगी, और अगर टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हो तो R की वैल्यू कुछ और रहेगी. उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है. सेकेंड थिंग, प्रेशर आपका 1 बार है. ठीक है, तो बार के लिए R की यूनिट डिफरेंट होती है, एटीएम के लिए R की यूनिट डिफरेंट होती है, मिलीमीटर के लिए R की यूनिट डिफरेंट होती है. यानी R की अदर यूनिट आपको 0.821 लेना होगा, वो तो एटीएम में रहता है, सो आप लोग इसको यूज नहीं करोगे. 8.314 basically I think you have to use, and by putting that equation on the equation you have to solve it. 8.321 and temperature is 373 Kelvin. तो जब आप इसको सॉल्व करके आई थिंक आपको ये नहीं करना होगा, सॉरी, वंस अगेन आई एम सॉरी. सो आइदर यू हैव टू टेक इट 0.0821. आपको R की ये वैल्यू लेनी होगी, आप लोग को उस यूनिट से मेजर करना होगा. चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया कैसे लेना है. आई एम लिटिल बिट इन डाउट. एंड टेम्परेचर आपको जहां तक कि 100 अगर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा इससे, 373 लेते हैं तो बड़ा आएगा. एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द यू वैल्यू. आप इसको एक बार बुक से कैलकुलेट करिएगा कि क्या दिया हुआ है उसने, R की क्या वैल्यू ली है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली R की वैल्यू याद नहीं आ रही है, वो यूनिट के बेसिस पे डिफरेंट रहती है. क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि R की वैल्यू आपको कौन सी यूज करनी है. बेसिकली यू हैव टू लर्न दैट हाउ वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो. एंथैल्पी चेंज आपको दिया गया है, आपको इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है. ओके क्लास, ओके. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड बेसिक कॉन्सेप्ट. तो लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन दैट बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब भी हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा
हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो ये इंटरनल एनर्जी होता है, एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर हो तो वो एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली पूरा इसी से रिलेटेड है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको याद रखना है मोलर हीट कैपेसिटी। सो व्हाट हैपेंस इन दिस टॉपिक, लेट अस अंडरस्टैंड। यूजुअली क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हर बॉडी के अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है कि आप पानी भी रख दो, अगर आप धूप में, यहाँ धूप में पानी रख दो एंड एक रॉड रख दो, आयरन रॉड रख दो, ठीक है, तो पानी क्या है, जल्दी गर्म नहीं होता है, और रॉड जो है इमीडिएटली गर्म होता है। तो अगर हम पानी को हाथ लगाएंगे तो पानी को हम उठा सकते हैं, हमको पानी उठाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, इसका टेम्परेचर इतना हाई नहीं होगा। लेकिन इस रॉड का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, जिसको टच कर पाना मुश्किल होता है, इसको टच भी करेंगे तो हमारा हाथ जलने लगता है। इट मीन ईच एंड एवरी बॉडी दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स हैव द डिफरेंट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द हीट, ठीक है। तो इस वजह से इनका हम लोग डिफरेंट स्टडी करते हैं। वर्ड वो रहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। हर बॉडी का कैसे डिपेंड करता है, और जैसे सिंपल सी बात है कि पानी, एक ग्लास में मैं छोटा सा पानी ले लिया, थोड़ा सा पानी ले लिया, मान लो 50 ml, ठीक है, और एक बड़ी सी बाल्टी में मैंने 1 लीटर तक का पानी ले लिया, तो जल्दी गर्म ये होगा और ये क्या होगा, धीरे से गर्म होगा। इट मींस जितना ज्यादा मास रहता है वो उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी इट टेक्स अ लार्जर बॉडी टू एब्जॉर्ब द हीट मोर टाइम, ठीक है, वो ज्यादा टाइम लेता है उसको एब्जॉर्ब करने में। यानी मास के ऊपर भी क्या रहता है, हीट एब्जॉर्बेंट डिपेंड करता है, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, कि जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये अगर जल्दी गर्म हो गया तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, यानी इसकी हीट एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत जल्दी है। सेकेंड थिंग, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या है उस वक्त, सिस्टम का या सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है। यानी ठंडी में कोई भी चीज जल्दी गर्म नहीं होती है और गर्मी में जल्दी गर्म होती है, क्यों, क्योंकि उसके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस भी होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सो combining these two equation, that heat absorbance depends directly on the mass of the body and also on the temperature of the system and surrounding, we can write it Q is directly proportional to mT, ठीक है। कई कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है Q is directly proportional to m delta T। इट मींस टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जितना कम है उतना कम हीट एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ेगी। So according to mathematics rule, when removing the proportionality sign, we have to put any constant or to multiply with any constant, that is Q is equal to CMT। Q क्या है, CMT, ये स्मॉल c है, ये फिलहाल अभी स्मॉल c है। ये c क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी, ये c क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी, और also we call it as a specific heat capacity। So what is the definition of heat capacity or the specific heat capacity? The amount of heat required to increase the temperature of a unit mass of a body by a unit Celsius or a unit Kelvin, ठीक है। Once again, the amount of heat required to increase the temperature of a unit mass of a body, unit mass, ठीक है, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ यहाँ, पर्टिकुलर 1 यूनिट या समथिंग नहीं बोल रहा हूँ, unit mass of a body by a unit temperature or unit Celsius or unit Kelvin, that is defined as a heat capacity। So sometimes it is also written as Q is equal to capital CT। जब आप Cm को मल्टीप्लाई करा देते हो तो कैपिटल C और T लिखा जाता है, जिसको भी हम हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। So what is molar heat capacity? So what is molar heat capacity? So molar heat capacity is defined as the amount of heat required to increase the temperature of 1 gram or 1 mole, ठीक है। डायरेक्टली सिंपल याद रखना, इसमें 1 ग्राम या फिर 1 मोल की बात चल रही है। तो amount of heat required to increase the temperature of 1 gram or 1 mole of a substance or a system by 1 degree Celsius or by 1 degree Kelvin। Once again, heat capacity is defined as the amount of heat required to increase the temperature of a body, to increase the temperature of a unit mass of a body by unit Kelvin or unit Celsius, ठीक है। जबकि
इस पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या कहलाता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम और 1 मोल ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। सो इट इज, जब हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो Q इज इक्वल टू CmT के बराबर लिखा जाता है। किसके बराबर लिखा जाता है? CmT के बराबर लिखा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। यानी अब जिस बॉडी का C का वैल्यू बहुत ज्यादा है वो उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, यानी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ C, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ C, greater is the capacity to absorb heat. Greater is the capacity to absorb heat. अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यदि धूप में मैं पानी रख दूं और एक रॉड रख दूं तो रॉड जल्दी गर्म होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। Specific heat capacity of water is greater than specific heat capacity of iron. It means इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट नहीं चाहिए, जबकि इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हीट बढ़ाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमको रिक्वायर्ड होती है। तो होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्यों ऐसा होता है कि पानी धीरे धीरे गर्म होता है और ये जल्दी जल्दी गर्म होता है। तो जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा हो, ठीक है, उसको गर्म होने में उसका ज्यादा टाइम लगता है, और जिसकी जितनी कम हो उसका कम लगता है। यानी सिंपल से यदि डेली लाइफ से रिलेट करें, जो बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी होता है, जो बहुत संयम रखता है, उसको भड़काना उतना आसान नहीं है कि आप उसको कन्विंस कर दो या उसको गुस्सा दिलवा दो। यानी उसको गुस्सा दिलाने के लिए उतनी ज्यादा हमको बुरी बातें करनी पड़ती हैं। और जबकि गुस्से वाला जो आदमी होता है उसको थोड़ी सी भी अगर गलत फहमी बस पढ़वा दो, वो तुरंत लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो बस वही है कि जिसकी मोलर हीट, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वो जल्दी गर्म हो रहा है, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम बहुत ज्यादा है तो वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। सो होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर में अगर हम हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो जब कभी भी मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा, कब की बात करूंगा? जब डेल्टा V इज इक्वल टू 0 टू कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा। ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। एट दैट टाइम आई कैन राइट QV इज इक्वल टू CVT। ठीक है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट डज द CV मींस? CV मींस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो यू मस्ट रिमाइंड इट। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। सिमिलरली जब मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूंगा तो आई राइट इट एज CPT। व्हाट आई राइट इट? CPT, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज बेसिकली आज के द एग्जाम, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, छोटा सा डेरिवेशन है। वी हैव लर्न that delta H is equal to delta U plus delta N G RT। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि एक मोल के लिए केवल मैं बात कर रहा हूं तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यानी फॉर N इज इक्वल टू 1 आई कैन राइट इट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT। अभी अभी मैंने यहां लिखा है कि डेल्टा U किसके बराबर होता है? QV के बराबर। और डेल्टा H किसके बराबर होता है? QP के बराबर। So QP is equal to QV plus RT। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था डेरिवेशन के लिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, QP की जगह क्या लिख सकता हूं? CPT। एंड QV की जगह CRT प्लस RT। तीनों में T क्या है? कॉमन काट दिया। ठीक है, अब CR को इधर लेके आ गया, सॉरी ये CV है, आई एम सॉरी ये CV है। CV को इधर लेके आ गया तो ये क्या हो जाएगा? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। आपको सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स आपको खुद से लिखने होंगे, जैसे NCERT में दिया हुआ है वैसे आपको लिखना होगा। बट नाउ आई थिंक इट इज क्लियर एट हाउ इट इज बीइंग डिराइव्ड। नाउ जनरली व्हाट हैपेंस दैट द गैसेस आर ऑफ मेनी टाइप्स, monoatomic, diatomic, triatomic, polyatomic. For that all different CP minus CV value gets changes.
वो आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा हायर लेवल का है, बट स्टिल यू हैव टू लर्न. सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास कि हाउ द रिलेशन इज बीइंग फॉर डिफरेंट फॉर सीपी, सीवी एंड फॉर मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक गैसेस. ओके क्लास, सो टिल नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. अब यहां से हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है. न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होने का मतलब ये है, अब हमको सीखना है कि कैसे किसी रिएक्शन का हम इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं. यानी ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसकी वजह से हमें ये कैलकुलेट करने के लिए आता है. सो देयर इज अ डिवाइस दैट इज नोन एज कैलोरीमेट्री व्हिच हेल्प्स यू टू कैलकुलेट और टू ऑब्जर्व. ठीक है, आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है फॉर एनी रिएक्शन, internal and change in internal energy and change in enthalpy. So what is that topic? Calorimetry. ये आपके लिए एक important topic अगेन आ रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज आई थिंक बॉम्ब कैलोरीमेट्री, जो आपके लिए आएगा बॉम्ब कैलोरीमेट्री. ठीक है, तो व्हाट इज दिस? इसका एक डिवाइस है. वो डिवाइस कैसा है तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ. बुक में आपके दिया गया है. तो व्हाट इज द कैलोरीमेट्री? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर और टू कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू एंड डेल्टा एच. ठीक है, तो एक बार बताइएगा डेल्टा यू कब मेजर करेंगे? डेल्टा यू कब मेजर करेंगे? जब हमारा वॉल्यूम चेंज जीरो हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो. और इसको कब करेंगे? जब हमारा प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट हो. ठीक है, तो हम उस दौरान इसको कैलकुलेट करते हैं. सो कैलोरीमीटर में देयर इज एक यहाँ छोटा सा, इट माइट टेक मी टाइम, सो वेट. So class, this is the diagram for calorimetry. In your textbook also the same diagram is being given. Different books में different diagrams दिए जाते हैं. So don't be confused regarding that. Okay. So what does it contain? So let us understand कि ये एक इसके पास isolated box होता है. Isolated box होने का मतलब है कि ना ही heat अंदर से बाहर आएगी, ना ही बाहर से अंदर जाएगी. ठीक है. So एक inside में इसके एक बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है. बॉम्ब कैलोरीमीटर यानी वो कैलोरीमीटर होता है जहां पे आपका वॉल्यूम कंप्लीटली कांस्टेंट रहता है, यानी वॉल्यूम चेंज बिल्कुल नहीं हुआ, यानी डेल्टा भी यहाँ पे कंप्लीटली क्या है? जीरो है. सो इसमें हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. आप कोई भी रिएक्शन करवाओगे, अब उस रिएक्शन में हो सकता है कि हीट चेंज हो या हीट इंक्रीज भी हो, यानी हीट रिलीज हो या फिर हीट एब्जॉर्ब हो. एक्सोथर्मिक हो सकता है या एंडोथर्मिक हो सकता है. एंड इसके बाहर जो रहता है ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता है. It is completely filled with water with a thermometer being attached here. ठीक है, एक थर्मोमीटर रहता है एंड एक स्टीरर रहता है. स्टीरर है वो रोटेट कराने के लिए, जैसे मिक्सी काम करता है पूरे को रोटेट कराता है वाटर को, वैसे ही वर्क करता है. सो व्हेन द रिएक्शन इज बीइंग टेक प्लेस, तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहता है उस वक्त टेम्परेचर की मेजरमेंट की जाती है T में. ठीक है, आपने यहाँ पे रिएक्शन करवाया. अब रिएक्शन से थ्रू क्या होगा कि ये क्लोज सिस्टम है. क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि मैटर एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन हीट एक्सचेंज होगी. अब वो हीट कहां जाएगी? पानी के पास जाएगा. अब दो चांसेस है, या तो हीट ये पानी से लेगा या तो हीट क्या करेगा? पानी को देगा. अगर ये हीट पानी से ले लिया तो पानी क्या हो जाएगा? और ठंडा हो गया, यानी थर्मोमीटर की रीडिंग डाउन हो गई. और उस वक्त हम फाइनल रीडिंग कैलकुलेट करते हैं T2. यानी ऑब्वियस सी बात है कि T2 हमारा T1 से छोटा होगा. लेकिन अगर इसने हीट रिलीज की है, हीट रिलीज की यानी पूरा का पूरा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा. यानी अब टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया. ठीक है, यानी सॉरी, अब जो है T2 जो है T1 से बड़ा हो जाएगा. फर्स्ट केस में क्या था? T2 जो था T1 से छोटा था, तो फर्स्ट केस में ये ग्रेटर देन था, सॉरी फॉर दैट. एंड सेकेंड केस में T2 बड़ा है, वो याद रखिएगा. यानी इस बेसिस पे हम चेंज कर देते हैं कि कोई भी रिएक्शन में कितनी हीट चेंज हुई, कितनी हीट रिलीज हुई, एंड उसके बेसिस पे हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज निकालते हैं. अब एक बात बताइएगा, वॉल्यूम कंप्लीटली कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. इट मींस दैट द कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाट द हीट इज बीइंग चेंज, दैट इज द डिफरेंस इन टेंपरेचर इज इक्वल टू डेल्टा यू. और क्यूबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? सी एम टी. हम लोग इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे मैंने ये कहा था ये डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर. कितना मास का हमने रिएक्शन कराया वो हमको कैलकुलेट करना है. और सी की जो वैल्यू है वो हमारे साइंटिस्टों ने हमें फाइंड करके दिया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी कितनी कितनी होती है. उस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो ये आपका ये एक न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है कि कैसे ही करना है. अब स्टीरर का क्या रोल है? स्टीरर का रोल ये है कि जो पानी रोटेट, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो कंटिन्यूअसली सारे पानी की तरफ
रिवॉल्व करता रहे कि हीट जो है सारी पानी में ट्रांसफर हो। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ पार्ट गर्म रह जाए, कुछ कुछ पार्ट ठंडा रह जाए, ऐसा नहीं हो। तो वो कंप्लीटली रोटेट करके इक्वलाइज करता है टेम्परेचर को चारों तरफ से। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कैलोरीमीटर, इट वर्क्स एट इट इज। एंड जो प्रेशर सेव करने के लिए है कि डेल्टा एच हमें अगर कैलकुलेट करना हो तो वो आपके एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, दैट वी विल ट्राई टू लर्न इन अवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपके लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी एंड ऑल्सो द डेरिवेशन विच आई हैव टोल्ड यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द न्यूमेरिकल पार्ट इज बीइंग started, so chapter will go move on fast, and I will try to send you the next class on tomorrow only 30, and for 2 days there will be holiday for all of you, and later on we will carry this chapter fastly. Okay class, so till then if you have any doubt you are free to ask, and till then take care and happy Diwali to all of you.